गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज का हमारा टॉपिक होगा SN2 और SN1। पिछली क्लास में हम SN2 अभिक्रियाओं की क्रियाविधि हम पढ़े थे। आज हम SN2 के साथ SN1 की क्रियाविधि पढ़ेंगे। हम इसको दो भागों में बांट देते हैं। इस तरफ हमारा होगा SN2 और इस तरफ हम पढ़ेंगे SN1। SN2 ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। देखिए, हमारे पास अभिक्रिया थी कि अगर हम किसी एल्किल हैलाइड को किसी न्यूक्लियोफाइल से क्रिया कराते हैं तो न्यूक्लियोफाइल हैलोजन को निकाल करके उसके स्थान पर स्वयं जुड़ जाता है। ये हमारा एल्किल हैलाइड है, ये न्यूक्लियोफाइल है। न्यूक्लियोफाइल अटैक करता है RX यानी कि एल्किल हैलाइड पर, यहाँ से हैलोजन निकल जाता है और उसके स्थान पर न्यूक्लियोफाइल जुड़ जाता है। हमने कहा था क्रियाविधि की बात करें, ये जो प्रतिस्थापन है, तो ये क्रियाविधि दो प्रकार से होती है। पहला था SN2, दूसरा है SN1। SN2 को आप जानते हैं, ये आपका है बाईमॉलिक्यूलर, 2 से हो गया बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और SN1 आपका होता है यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। SN2 का मतलब बाईमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन और SN1 का मतलब यूनिमॉलिक्यूलर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। हमने कहा कि बाईमॉलिक्यूलर इसकी मॉलिक्यूलरिटी यानी कि ये आपका रेट से डिपेंड होता है। अभी हम एक नियम पढ़े हैं जिसको हम कहते हैं द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया का नियम। द्रव्यानुपाती क्रिया नियम हम पिछले क्लास में पढ़े थे, गुलबर्ग और बागी का। तो जिसमें बताया गया कि किसी पदार्थ के क्रिया करने की दर, उस पदार्थ के सक्रिय द्रव्यमान के और अभिक्रिया की दर, अगर ये जो अभिक्रिया है एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल, अगर अभिक्रिया की दर की बात करें तो अभिक्रिया की दर यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है, द्रव्यानुपाती क्रिया नियम से रेट ऑफ रिएक्शन जो होता है वो समानुपाती होता है अभिकारी पदार्थों के सक्रिय द्रव्यमानों के गुणनफल। तो यहाँ पर हम कहा रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू RX एंड NU माइनस, यानी कि जैसे अगर हम साइकिल चला रहे हैं तो हम दोनों पैरों से जितना बल लगा रहे हैं उसी अनुसार से उसकी स्पीड तय हो रही है, उसका रेट तय हो रहा है। तो जब यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन डिपेंड करेगा दोनों पर, यानी कि एल्किल हैलाइड और न्यूक्लियोफाइल दोनों पर डिपेंड करेगा, तो इसका मतलब होगा कि इसकी घातांक 1 है और इसकी भी घातांक 1 है। घातांकों को जोड़ेंगे तो यहाँ पर 2 आएगा। इसका मतलब ये अभिक्रिया कैसी हुई, बाईमॉलिक्यूलर, यानी कि बाईमॉलिक्यूलर रिएक्शन के लिए, बाईमॉलिक्यूलर क्रियाविधि के लिए रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा RX और NU माइनस की रिएक्शन हमारा यही है। अब अगर यही हम यूनिमॉलिक्यूलर की बात करें कि इस रिएक्शन की क्रियाविधि यूनिमॉलिक्यूलर होती है, यानी कि एका अणु होती है, तो इसका यानी कि इसका जो रेट होगा, इसकी जो अभिक्रिया की दर होगी, अभिक्रिया की दर रेट ऑफ रिएक्शन, वो डिपेंड करेगा केवल और केवल RX के सक्रिय द्रव्यमान पर, ना कि न्यूक्लियोफाइल। यानी केवल एल्किल हैलाइड के सक्रिय द्रव्यमान पर निर्भर करेगा। न्यूक्लियोफाइल का यहाँ पर कोई रोल, इसके रेट ऑफ रिएक्शन में इसका कोई रोल नहीं होगा। इसका मतलब ये नहीं कि इसकी आवश्यकता, यानी कि नाभिक स्नेही की आवश्यकता नहीं है। नाभिक स्नेही की आवश्यकता तो रहेगी, लेकिन अभिक्रिया की दर को निर्धारित करने के लिए इसका कोई रोल SN2 में नहीं होगा। केवल एल्किल हैलाइड ही अभिक्रिया की दर को, यानी कि SN2 में अभिक्रिया की दर दोनों पर निर्भर करेगी और SN1 में ये केवल एल्किल हैलाइड पर निर्भर करेगी। तो ये एक सबसे बेसिक अंतर हो गया। यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली RX एंड NU माइनस, और यहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू R और X, यानी कि केवल एल्किल हैलाइड पर, और यहाँ पर एल्किल हैलाइड और दोनों पर। यहाँ पर आप 1 यानी कि कोट इसकी, इसको कहते हैं अभिक्रिया की कोट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। कोटि का मान यहाँ पर 2 है और यहाँ पर इसकी जो कोटि है वो 1 है।
दूसरी बात करते हैं, हम पढ़ भी चुके हैं कि इसकी जब मैकेनिज्म की बात करते हैं तो सबसे पहले क्या होता है कि जो नाभिक स्नेही है न्यूक्लियोफाइल वो अटैक करता है एल्किल हैलाइड पर सबसे पहले, यानी कि SN2 की अवधि में नाभिक स्नेही सबसे पहले अटैक करता है। और वो भी कहाँ से? पीछे से, बैक साइड अटैक करता है। जबकि हम SN1 की जब बात करते हैं तो SN अटैक करता है, अटैक करने पर इसकी जो संक्रमण अवस्था होती है, आपने पढ़ा था, इसकी जो संक्रमण अवस्था होती है वो होती है पंच संयोजी कार्बन की पंच संयोजी संक्रमण अवस्था इसकी होती है, यानी कि ये इसका इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट होता है, इंटरमीडिएट माध्यमिक यौगिक। SN2 का माध्यमिक यौगिक पंच संयोजी कार्बन होता है। और यहाँ पर नाभिक स्नेही बैक साइड से अटैक कर, 2 पॉइंट हो गए, बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल और इंटरमीडिएट हमारा पंच संयोजी कार्बन। इंटरमीडिएट इसका माध्यमिक यौगिक हो गया पंच संयोजी कार्बन। जबकि SN1 की जब बात करेंगे तो SN1 में सबसे पहले हमारे पास मान लीजिए ये सबसे पहले हमारा जो टर्सरी हैलाइड है CH3 होल थ्राइस C और यक्स, या कोई भी इस प्रकार का कंपाउंड, मान लीजिए इसको मैं ऐसे लिख देते हैं C और यक्स। तो ये जो है यहाँ पर हमने देखा कि नाभिक इतने पीछे से अटैक करता है, लेकिन इसका जो ये इसका प्रथम पद है, यहाँ पर प्रथम पद ये नहीं होगा, इसका जो प्रथम पद है ये सबसे पहले यहाँ पर यक्स, ये CX बंद टूट जाएगा, CX बंद टूटने से यक्स माइनस के रूप में निकलेगा और जो कार्बन है वो आ जाएगा C, यानी कि कार्बन हो गया धनावेशी। तो ये कार्बन पर धनावेश है, इसको कहते हैं कार्बोधनायन, इसको कहते हैं कार्बोधनायन। तो दूसरा अंतर हुआ कि ये इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड पंच संयोजी कार्बन और इसका इंटरमीडिएट कंपाउंड कार्बोधनायन। तो SN2 में कार्बोधनायन इंटरमीडिएट है और SN1 में कार्बोधनायन इंटरमीडिएट है और SN2 में पंच संयोजी कार्बन जो हमारा ये इंटरमीडिएट होता है। अब इसके बाद हम जानते हैं कि कार्बोधनायन की जो संरचना होती है, कार्बोधनायन पर sp2 संकरण होता है और sp2 संकरण के साथ इसके पास एक रिक्त p ऑर्बिटल होता है। कार्बोधनायन के पास एक रिक्त p ऑर्बिटल होता है। इसको भी हम रासायनिक क्रियाविधि 11 में पढ़ चुके हैं कि कार्बोधनायन का स्ट्रक्चर, तो कार्बोधनायन पर एक रिक्त p कक्षक होता है। तो इस रिक्त p कक्षक पर जब न्यूक्लियोफाइल आता है, यहाँ देखिए ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर SN2 में न्यूक्लियोफाइल सबसे पहले पद में आता है और SN1 में न्यूक्लियोफाइल दूसरे पद में आता है। पहले कार्बोधनायन बना और कार्बोधनायन बनने के बाद तब न्यूक्लियोफाइल, यानी कि ये रिएक्शन यहाँ से आगे चलेगा तब न्यूक्लियोफाइल आएगा और ये यहाँ पर ये दोनों साइड से अटैक करेगा, यानी कि यहाँ पर बैक साइड अटैक और यहाँ पर इसको कह सकते हैं दोनों तरफ से आक्रमण करेगा। अब जब प्रोडक्ट की बात करेंगे तो SN2 का जो प्रोडक्ट होता है, आपको बता भी चुके हैं कि SN2 में प्रोडक्ट का इन्वर्जन हो जाता है, प्रोडक्ट का संरूपण बदल जाता है। नाभिक इसमें पीछे से अटैक करेगा तो हैलोजन जिधर से निकला उसके विपरीत दिशा में, जिस दिशा से हैलोजन निकला उसके विपरीत दिशा से न्यूक्लियोफाइल जुड़ेगा और यहाँ पर चूंकि न्यूक्लियोफाइल नाभिक इसमें दोनों तरफ से अटैक कर रहा है, इसलिए जो प्रोडक्ट होगा उसमें 50%, यानी कि इसको ऐसे लिख सकते हैं कि
50% होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल सामने से जुड़ा होगा और 50% होगा जिसमें न्यूक्लियोफाइल नाभिक में ही पीछे से जुड़ा होगा। यानी कि दोनों प्रकार के प्रोडक्ट बनते हैं। जैसे अगर मान लीजिए हमारे पास ये मार्कर है, तो इधर से ये निकला, लीविंग ग्रुप इधर से निकला, तो SN2 की बात करेंगे तो इधर से अगर हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन है, अगर हाइड्रोजन इधर से निकला तो न्यूक्लियोफाइल यानी नाभिक इसमें ही पीछे से जुड़ेगा, इस तरफ से जुड़ेगा। और अगर हम SN1 की बात करते हैं तो इधर से ये हाइड्रोजन हमारा X, यानी कि हाइड्रोजन तो इधर से निकलेगा, लेकिन न्यूक्लियोफाइल फिर इधर 50% इधर से भी जुड़ेगा और 50% न्यूक्लियोफाइल इधर से भी जुड़ेगा। तो ये जो है 3 महत्वपूर्ण अंतर होते हैं। पहला आपका हो गया रेट ऑफ रिएक्शन इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू Rx एंड N माइनस, और यहाँ पर Rx ओनली Rx, यानी कि इसकी कोटि का मान 1 और इसकी कोटि का मान 2 होता है। दूसरा हो गया बैक साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल, और यहाँ पर इसको हम कह सकते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ से, बोथ साइड अटैक ऑफ न्यूक्लियोफाइल। तीसरा हो गया इसका जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है वो पंच संयोजी कार्बन है, माध्यमिक यौगिक पंच संयोजी कार्बन, और इसका माध्यमिक यौगिक SN1 का माध्यमिक यौगिक कार्बोधनायन। कार्बोधनायन पर कौन सा संकरण? sp2 संकरण, और यहाँ पर sp3 के साथ एक sp3d ट्रांजिशन स्टेट में होता है। इसका जो प्रोडक्ट होगा, प्रोडक्ट का इन्वर्जन हो जाएगा SN2 में, और SN1 में दोनों तरफ के प्रोडक्ट यानी कि 50% का इन्वर्जन हो जाएगा और 50% का इन्वर्जन नहीं होगा। अब हम बात करेंगे संभावनाओं की, यानी कि कब जो है किस प्रकार के एल्किल हैलाइडों में SN1 की संभावना ज़्यादा होगी और किस प्रकार के एल्किल हैलाइडों में SN2 की संभावना सबसे ज़्यादा होगी। तो सिंपल सा है कि हम यहाँ से स्टार्ट करते हैं मेथिल हैलाइड CH3X, दूसरा हमारा हो गया CH3 CH2X एथिल हैलाइड, तीसरा हम लेंगे CH3 CH CH2X, और तीसरा एग्जाम्पल हम लेंगे, यहाँ लिखेंगे CH3 C CH3 और X। हम जानते हैं कि ये हमारा मेथिल हैलाइड है, मेथिल हैलाइड है। चलिए यहाँ लिखते हैं, फर्स्ट हमारा है मेथिल हैलाइड, मेथिल हैलाइड है। सेकंड हमारा एथिल हैलाइड है, लेकिन नाम ना लिख के हम यहाँ पर उसको लिखेंगे अपनी सुविधा के लिए प्राइमरी हैलाइड, प्राइमरी हैलाइड है, प्राइमरी एल्किल हैलाइड, प्राइमरी एल्किल हैलाइड है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी कार्बन से जुड़ रहा है। ये हमारा सेकेंडरी है। इसके बाद हमारा सेकेंडरी हैलाइड है, सेकेंडरी हैलाइड है, और सबसे लास्ट में हमने लिखा है यहाँ पर, क्योंकि ये टर्सरी कार्बन है तो ये हमारा टर्सरी हैलाइड है, टर्सरी हैलाइड। मेथिल, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। हम अगर आपसे सीधे कह दें कि यहाँ पर SN2 और SN1 कौन सा, देखिए जितने भी हैलाइड हैं ये सारे जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन देंगे तो आप ये मान लीजिए किसी को भी आप ले लीजिए, मान लीजिए सेकेंडरी ले लेते हैं। अगर सेकेंडरी है CH3 CH CH2 और X, अगर ये न्यूक्लियोफाइल इसने इसे क्रिया किया तो सिंपल सा रिएक्शन की हाइड्रोजन निकलना है, हाइड्रोजन निकल जाएगा और उसके स्थान पर आके नाभिक इसमें ही जुड़ जाएगा। ऐसे ही रिएक्शन सारे हैलाइडों में होगा, जहाँ भी है X निकलेगा और न्यूक्लियोफाइल आके जुड़ेगा। लेकिन बात ये होती है कि हम कह दें कि इसका जो रिएक्शन है वो SN2 क्रिया विधि से होगा और इसका जो रिएक्शन है वो SN1 क्रिया विधि से होगा, तो आप कहोगे कैसे होगा? आपने कैसे जाना कि ये SN2 से जा रहा है और ये SN1 से जा रहा है? देखिए इसके लिए आपको SN2 और SN1 की पिछले जो टॉपिक भी जस्ट पढ़ाई थी उसको फिर से एक बार ध्यान से समझना होगा। समझने की बात ये है कि SN2 में सबसे पहले नाभिक इसमें ही अटैक करता है और यहाँ पर SN1 में नाभिक इसमें ही अटैक बाद में करता है, सबसे पहले बंध टूट जाता है। यानी कि यहाँ पर SN2 SN1 में आपने देखा कि बंध सबसे पहले टूटता है और SN2 में बंध सबसे बाद में टूटता है, यानी कि अटैक करने के बाद टूटता है। जैसे मान लीजिए अगर आपके गार्जियन आपसे कहते हैं कि हम आपको एक बाइक देने वाले हैं, आप साइकिल से स्कूल आते हैं,
आपने क्या किया, अगर आप SN2 क्रियाविधि से चल रहे हो तो वहां पर आपने क्या किया, जब बाइक मिलेगी, जब न्यूक्लियोफाइल आएगा तो साइकिल रूपी X को छोड़ देगी। और दूसरा क्या है कि बाइक आएगी बाद में, सबसे पहले X को क्या करना है, SN1 के तरीके से छोड़ देना है। यहाँ पर सबसे पहले छोड़ देना है, SN1 में हाइड्रोजन छूट जाएगा तब नाभिक इसमें ही आएगा, लेकिन यहाँ पर दोनों क्रियाएं एक साथ होती हैं SN2 में। तो देखिए, क्योंकि यहाँ पर बंध विदलन सबसे पहले होता है, इसका मतलब ये है कि तृतीयक का, यहाँ पर तृतीयक है, तृतीयक का CX बंध बहुत ही वीक होता है। यहाँ हमने देखिए टर्सरी CX बॉन्ड जो होता है, टर्सरी CX बॉन्ड ये होता है बहुत ही वीक। तो बॉन्ड जितना वीक होगा, जितना कमजोर होगा, उसमें SN1 की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। बॉन्ड जितना वीक होगा उसमें SN1 की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी, और बॉन्ड जितना स्ट्रांग होगा वहां पर SN2 की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। देखिए, ये जो मेथिल ग्रुप है, एल्किल ग्रुप होता है इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग, ये पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट कॉज करता है, धनात्मक प्रेरणिक प्रभाव, पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट उत्पन्न करता है। यानी कि अगर हम प्राइमरी हैलाइड की बात करते हैं तो ये जो CH3 है, ये इस CH2 पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, जिससे कि इस कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व कुछ बढ़ेगा, और CX के कार्बन पर इलेक्ट्रॉन घनत्व जितना बढ़ेगा ये बंध उतना ही कमजोर होगा। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं हमारे पास केवल एक CH3 है, तो ये बंध अपेक्षाकृत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो, क्योंकि यहाँ पर जैसे ये जो CH3 है, इसको जब इस पर पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट काज करेगा, इन दोनों को कंपेयर करके देखते हैं। यहाँ पर केवल एक CH3 है, इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला, इसके पास एक और दो CH3 है। जितना ज्यादा इलेक्ट्रॉन है तो कार्बन पर बढ़ेगा, X उतना ही इससे क्या होगा, दूर जाएगा। और यही बात हमारी तृतीय हैलाइड में होती है कि यहाँ पर 3 CH3 है, तो ये तो इस हाइड्रोजन को सबसे ज्यादा प्रतिकर्षित करेंगे। यहाँ पर प्रतिकर्षण सबसे कम, क्योंकि एक CH3, यहाँ पर 2, उससे ज्यादा, यहाँ पर 3 CH3 है, सबसे ज्यादा प्रतिकर्षण। तो C और X, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में जितना ज्यादा प्रतिकर्षण, बंध उतना ही वीक, और बंध जितना ही वीक उतनी ही SN1 की संभावना। यानी कि कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में, ध्यान सुनिएगा, कार्बन और हाइड्रोजन के बीच में प्रतिकर्षण जितना ज्यादा, उसका बंध उतना ही कमजोर, और जो बंध जितना कमजोर होगा उसमें SN1 की संभावना उतनी ही ज्यादा होगी। तो सीधे कहें कि ये जो क्रम लिखा गया है, ये SN2 के घटने का क्रम, SN2 क्रियाविधि के घटने का क्रम है, और SN1 क्रियाविधि के बढ़ने का क्रम है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।